चलिए आज हम पहला क्लास ले रहे हैं कक्षा 9 का। वो पहले चैप्टर का नाम है इसमें हमारे आसपास की पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ मतलब हमारे आसपास की वस्तुएं, ठीक है। उसमें पहले हेडिंग आपकी है द्रव्य। द्रव्य कहते किसे हैं, ठीक है। द्रव्य ब्रह्मांड में वह अवयव है जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है तथा जिसका अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। कह रहा है द्रव्य ब्रह्मांड में वह अवयव होता है जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है जिसका अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। और जैसे क्या है, जैसे हीरा हुआ, लकड़ी, जल, जो भी वस्तुएं हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। कह रहा है कि द्रव्य ब्रह्मांड में वह अवयव है, कह रहा है कि वह वस्तु है जिसमें द्रव्यमान होता है। देखिए जल में भी द्रव्यमान होता है। अगर आप अपने चारों तरफ देखिए, जो वस्तुएं दिखेंगी ये भी क्या है, द्रव्य है। इसमें भी आयतन है, इसमें भी भार है। कह रहा है कि द्रव्य ब्रह्मांड में वह अवयव है जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है तथा जिसका अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य करते हैं। एक बार फिर से देखिए, द्रव्य कहते किसे हैं, द्रव्य ब्रह्मांड में वह अवयव है जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं उसे हम कहते हैं द्रव्य। जैसे जल, लकड़ी, वायु, हीरा। वायु को हम देख नहीं पाते ना, लेकिन इसका क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। लकड़ी को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, और हीरा को भी देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, और जल को भी हम छू सकते हैं। और वायु है जो उसे हम छू नहीं सकते, केवल उसका अनुभव करते हैं। और यहाँ पे देखिए द्रव्यमान और आयतन, ठीक है, और यहाँ पे अनुभव, तीन चीज देखिएगा। वायु में भी द्रव्यमान व आयतन होता है लेकिन इसका हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। जल में द्रव्यमान व आयतन होता है लेकिन इसका अनुभव नहीं, बल्कि हम इसको छू सकते हैं और अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा देख सकते हैं। और ये क्या है, ये कोई वस्तु है, इसमें जो निहित द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान व आयतन है, और तथा जिसका हम अनुभव करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। अगली हेडिंग है द्रव्यमान। द्रव्यमान किसे कहते हैं, किसी वस्तु में निहित द्रव्य की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। अभी आपको हमने ऊपर पढ़ाया, द्रव्य ब्रह्मांड का वह अवयव है जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है। वही द्रव्यमान की परिभाषा होती है, किसी वस्तु में निहित द्रव्य की मात्रा को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। एक बार फिर से, किसी वस्तु में निहित द्रव्य की मात्रा को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। मान लीजिए ये वस्तु है, इसमें जितना द्रव्य, जितना इसका भार होगा उसे हम उसका कहेंगे द्रव्यमान। मान लीजिए ये क्या है, आपका डेस्टर है। आप लोग देखे हैं ना डेस्टर, ये डेस्टर है, लेकिन इसमें जो इस वस्तु का भार होगा, जो आयतन होगा, उसे हम कहेंगे क्या, द्रव्यमान। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम यम से प्रदर्शित करते हैं। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है। यदि यह 100 ग्राम की है, मान लीजिए एक पल के लिए यह 100 ग्राम की है, इसको हम लेकर के स्कूल से लेकर के हम अपने घर चले जाएंगे तब भी यह 100 ग्राम की होगी, ठीक है। अगर यह 100 ग्राम की है तो निश्चित है कि आप इसको चाहे जहां लेकर जाइए पृथ्वी पर, वो हमेशा 100 ही ग्राम की होगी, ना कि इससे 1 ग्राम कम हो जाएगा, ना कि इसमें 1 ग्राम बढ़ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट पॉइंट है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान निश्चित होता है, सदैव निश्चित होता है। यदि मेरा वजन 45 किलो है तो मैं यहाँ से दिल्ली चला जाऊं, बंबई चला जाऊं, कहीं पर भी चला जाऊं, लेकिन मेरा वजन कम नहीं होगा। इस समय तो कोई कहीं पे भी नहीं जा सकता कोरोना की वजह से, लेकिन किसी वस्तु में निहित द्रव्य की मात्रा को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। और हाँ, इसे हम यम से व्यक्त करते हैं। पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है, चाहे वह जानवर हो या इंसान हो, चाहे वह कोई वस्तु हो, चाहे जो चीज हो। यदि वह 1 किलो की है तो वह हमेशा 1 किलो की रहेगी पृथ्वी पर। उसको हम चाहे जहां लेके चले जाएं, कितना भी दूर लेके चले जाएं, लेकिन उसका जो है भार कितना ही रहेगा, 1 ही किलो रहेगा, उससे कम या ज्यादा नहीं होगा। एक बार पूरा फिर से देख लीजिए, द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य ब्रह्मांड में वह अवयव है जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है तथा जिसका अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। जैसे लकड़ी, हीरा, जल, वायु, गैस,
गैस का भी हम क्या करते हैं, केवल अनुभव करते हैं, उसको हम टच नहीं कर सकते। लेकिन जल, लकड़ी, हीरा को हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, और वायु को हम केवल अनुभव कर सकते हैं। अगली हेडिंग आपकी द्रव्यमान। किसी वस्तु में निहित द्रव्य की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में निहित द्रव्य की मात्रा को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, इसमें जो निहित द्रव्य की मात्रा होगी, यानी कि जितना इसका वजन होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उस वस्तु का द्रव्यमान कहेंगे। इसको द्रव्यमान को हम किससे व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान को हम यम से व्यक्त करते हैं। और इसका पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जितना रहता है वो हमेशा सदैव निश्चित रहता, बदलता नहीं है। अगली हेडिंग आपको हम पढ़ाएंगे। चलिए, ये आपकी हेडिंग है भार। आपकी अगली हेडिंग क्या है, भार। भार किसे कहते हैं, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को जिस बल द्वारा आकर्षित करती है उसे हम भार कहते हैं। पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को जिस बल द्वारा आकर्षित करती है उसे हम भार कहते हैं। भार को हम किससे व्यक्त करते हैं, भार को हम W से व्यक्त करते हैं। और W बराबर होता है आपका mg, ठीक है। W बराबर आपका होता है mg। और नोट, स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान परिवर्तन होता रहता है, इसे हम W से व्यक्त करते हैं। हमने आपको बताया कि W बराबर होता है mg, जहां पे ये जो है गुरुत्वीय त्वरण है और यम द्रव्यमान है। ये परिभाषा आप यहां से भी बना सकते हैं, द्रव्यमान तथा तो गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। यदि आपको बाय द वे परिभाषा ये वाली नहीं याद है, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर किसी वस्तु को जिस बल से आकर्षित करती है उसे हम उस वस्तु का भार कहते हैं। यदि आपको ये परिभाषा नहीं याद है तो यहाँ पे तुरंत यहाँ से W बराबर mg होता है, तो आप लोग बता सकते हैं द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। भार को हम किससे व्यक्त करते हैं, भार को हम W से व्यक्त करते हैं। और स्थान परिवर्तन के साथ साथ इसका मान परिवर्तन होता रहता है। इसका मान परिवर्तन क्यों होता है, क्योंकि यदि गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकंड है तो कहीं पे जाके 2 मीटर प्रति सेकंड हो सकती है, ठीक है। इसीलिए इसका भार का मान निश्चित नहीं रहता है और वह बदलती रहती है। एक बार फिर से, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तु को जिस बल से आकर्षित करती है उसे हम भार कहते हैं। भार निश्चित नहीं होता है, भार का मान स्थान परिवर्तन के साथ साथ बदलता रहता है, इसे हम W से व्यक्त करते हैं। जो हम ये बताए हैं W बराबर mg, वही है द्रव्यमान तथा भार में संबंध। अगली हेडिंग आपकी वही द्रव्यमान तथा भार में संबंध। ये द्रव्य का द्रव्यमान m हो एवं भार W हो तो W बराबर mg होता है। और जहां g गुरुत्वीय त्वरण होता है, चूंकि g का मान स्थान परिवर्तन के साथ साथ बदलता रहता है, इसीलिए भार निश्चित नहीं होता है। एक बार फिर से पूरी परिभाषा देख लीजिए। पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तु को जिस बल से आकर्षित करती है उसे हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर वस्तु को जिस बल द्वारा आकर्षित करती है, जिस बल से आकर्षित करती है उसे हम उस वस्तु का भार कहते हैं। इसे हम W से व्यक्त करते हैं। और भार हमेशा स्थान परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है, इसलिए परिवर्तित होता रहता है। जैसे आप बता देंगे कि सर कैसा है कि भार का मान हमेशा परिवर्तित होता रहता है, तो इसलिए वह निश्चित नहीं होता है। अगर वो पूछ लिया क्यों परिवर्तित होता रहता है, तो आप कहेंगे अरे तो मुझे सर बताया नहीं। इसीलिए हम बता रहे हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो स्थान बदलने के साथ साथ वो अपना मान भी बदल देता है, उसका मान बदलता रहता है, इसीलिए भार का मान निश्चित नहीं होता है। आप लोग बिना सोचे ये बताएंगे कि स्थान परिवर्तन के साथ साथ भार का मान इसलिए बदलता रहता है क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान निश्चित नहीं होता है, इसलिए वह जब स्थान बदलता है तो उसका मान बदलता रहता है, इसीलिए भार का मान बदलता रहता है। अगली हेडिंग है द्रव्यमान तथा भार में संबंध। यदि द्रव्य का द्रव्यमान m हो एवं भार W हो तो W बराबर mg होता है, जहां पे g गुरुत्वीय त्वरण है, स्थान परिवर्तन में g का मान बदलता है। और यदि आपको भार की परिभाषा नहीं याद है तो आप यहां से निकाल सकते हैं।
द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। W बराबर क्या होता है, mg होता है। आपकी अगली हेडिंग है आयतन। ठीक है, चलिए आपकी हेडिंग है आयतन। आयतन किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान वस्तु का आयतन कहलाता है। मान लीजिए ये मोबाइल है ना, मोबाइल को यदि हम यहाँ पे रख देते हैं, जो इतना ये स्थान घेरेगा, जो इतना ये स्थान घेर रहा है, वही है, इसी स्थान को हम कहते हैं आयतन। कह रहा है किसी वस्तु द्वारा घेरा गया वह स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। इसे हम v से व्यक्त करते हैं। एक बार फिर से, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। इसे हम v से व्यक्त करते हैं। किसी वस्तु द्वारा घेरा गया वह स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। इसे हम v से व्यक्त करते हैं। एक बार फिर से पूरी परिभाषा, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। इसे हम v से व्यक्त करते हैं। किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। इसे हम v से व्यक्त करते हैं। क्लियर है। आपकी अगली हेडिंग है ऊर्जा। ऊर्जा कहते किसे हैं, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। एक बार फिर से, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे मेरी क्षमता क्या है, मेरी क्षमता, अगर मैं एक वस्तु है उसका, मान लीजिए मैं एक वस्तु हूं, मेरी क्षमता इतना है, मैं 40 किलो वजन उठा सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं है। वही है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, इसे व्यक्त करते हैं। और एक नोट पॉइंट है, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। क्या है, ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा को हम ई से व्यक्त करते हैं। और ऊर्जा को नोट पॉइंट में लिखिएगा, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जाता है, ना ही उत्पन्न किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। आप लोग सोचेंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं, एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदल देंगे ऊर्जा को। जैसे हम कोई कार्य करते हैं, उस पे हम अपनी ऊर्जा व्यय करते हैं, उसको उठाने के लिए, उस कार्य को करने के लिए, उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपनी ऊर्जा उस पर हम व्यय करते हैं, तो हमारी ऊर्जा उसमें परिवर्तित हो जाती है, तो पूरा वो कार्य हो जाता है। इसी प्रकार जो भी कोई वस्तु होगी वह किसी के ऊपर कार्य करेगी, तो उसमें से ऊर्जा उसमें व्यय हो जाएगी। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे सर जी तो कह रहे हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जाता, ना तो नष्ट किया जाता। अब सर जी अपनी ऊर्जा व्यय कर रहे हैं, तो हमारे पास ऊर्जा कहाँ जाती है, हम जो भोजन करते हैं, पोषक तत्व खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। इसीलिए ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में व्यक्त किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना ना भूलें। और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि आर्यन मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है। धन्यवाद।